हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है केंद्रीय मंत्री परिषद। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, रिवीजन करते रहिएगा। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में याद रखिएगा प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इस बात को शामिल किया गया। लेकिन अगर बात करें तो इसमें एक परंतु के वर्ड के साथ कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे शामिल किया गया। परंतु में एक लाइन जोड़ दिया गया, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कहा गया है कि 74 जो आर्टिकल 74(1) है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अगर बात करें तो इसमें कुछ जिक्र किया गया कि राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो याद रखिएगा, ये बात 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा शामिल किया गया परंतु के बाद। यहां से ये शब्द 44वें और इससे पहले वाला जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार अगर बात करें तो इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी है। तो आर्टिकल 74(2) कहता है कि इस प्रश्न के अगर इस तरह से अगर लगता है कि जो मंत्री परिषद है या मंत्रियों ने जो राष्ट्रपति को सलाह दिया, क्या सलाह दिया है, इस सलाह को जानने के लिए या जांच के लिए मतलब कि न्यायालय में जांच नहीं किया जा सकता, जांच के लिए कोई मतलब कि कदम नहीं उठाया जा सकता है। तो इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है और यदि दी तो कौन सी सलाह दी। कोई सलाह दी, अगर दी है तो ठीक है, दी है तो क्या सलाह दी है, इस तरह की कोई जांच नहीं होगा। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75(1) क के अनुसार मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो मंत्री अगर बात करें, प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री परिषद में जो लोग शामिल होंगे यानी जो मंत्रियों की जो संख्या होगी प्रधानमंत्री सहित, वो कुल कितनी संख्या होगी? तो याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यानी अधिकतम 15%। संविधान अधिनियम यानी 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधान को जो है शामिल किया गया संविधान में। ये जो उपयुक्त प्रावधान है ये कब शामिल किया गया था? 2003 के 91वां संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार अगर बात करें तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। 75(2) के अनुसार अगर बात करें तो आर्टिकल जो 75(2) है इसके अनुसार अगर बात करें तो जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। मंत्रिमंडल जो शब्द है इसका प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्रीय उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा दिए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार अगर बात करें तो कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री तथा अन्य जो मंत्री है इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र किनको देते हैं? राष्ट्रपति को। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार अगर बात करें, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसा सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मंत्रालयों की कुल संख्या 53 है। याद रखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रश्न है देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है, क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार, आर्टिकल 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है, भारत संघ है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। सेकंड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहां पे आप देखिए कौन कौन से कथन सही है। देखिए अगर बात करें तो इसमें पहला जो कथन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल सही। दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन। देखिए संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्री परिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी। थर्ड नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता है। सही है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) के द्वारा जो अगर बात करें 74(1) में स्पष्ट उल्लेख है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्री परिषद
प्रधानमंत्री सहित याद रखिएगा मंत्री परिषद में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री व्यवहार में किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है राष्ट्रपति के माध्यम से। व्यवहार में जो प्रधानमंत्री हैं, व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। 4 नंबर है भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा क्या होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, डी ऑप्शन। 5 नंबर है भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका मुख्य होता है, केंद्रीय सरकार का। फटाफट कमेंट किया करिए, जो सही ऑप्शन है उसको कमेंट में बताइए। आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। प्रश्न संख्या 6 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो प्रधानमंत्री के, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन से संबंधित और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधित मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। इसके बाद संघ के कार्यकलाप के प्रशासन से संबंधित और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद क्या करेगा, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला जो कथन है देखिए भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों यानी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो केवल दूसरा यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा स्टेटमेंट है कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत अगर बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का जो है प्रावधान किया गया है। मंत्री परिषद एक संवैधानिक निकाय है। याद रखिएगा भारत के संविधान में मंत्रियों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है। भारत में मंत्रियों का वर्गीकरण ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। वर्तमान में भारत में संघीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। हालांकि राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा अधिसूचित वरीयता अनुक्रम तथा अगर बात करें तो मंत्रियों का वेतन भत्ता अधिनियम 1952 में उप मंत्री डिप्टी मिनिस्टर पद का भी उल्लेख है, इसलिए पहला कथन असत्य है। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए अनुच्छेद 75 के खंड 1 के पश्चात अंतः स्थापित नए खंड 1 क के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। 8 नंबर है कैबिनेट का क्या मतलब है। कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री यदि कोई हो तो शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में किया गया है। 44वें संविधान संशोधन से यह शब्द जो है उल्लेखित होता है। 9 नंबर है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते कौन कौन कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं?
तो केवल कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट में शामिल होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री। प्रश्न संख्या 10 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद जो है किस में प्रयोग हुआ है? किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है? तो आपको मालूम है अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे। ये बात 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से उपबंधित है। अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। 11 नंबर है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है आप एक बार इसको एनालिसिस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका मतलब कि इसमें जो सही है वो पहला स्टेटमेंट नहीं है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला नहीं है तो दूसरा है, तो बी ऑप्शन, बी में केवल दूसरा दिया गया है। इसके बारे में डिस्कस अगर करें तो एम याद रखिएगा, एम गोपाला स्वामी आयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। एन गोपाला स्वामी आयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे, जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन में मंत्रियों के समूह बनाए जाने, कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार और एक संगठन एवं प्रक्रियाएं प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी। पहला कथन इसीलिए सही नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने 1969 में भारत सरकार की मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की। अगस्त 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता है। 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। जनवरी 1885 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया। मार्च 1985 में इसे कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत ही होता है। 12 नंबर है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा सही है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। केवल दूसरा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों के विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय या विभाग राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालयों या विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से करता है। इसीलिए पहला कथन गलत है। कथन दूसरा सही है। 13 नंबर है, प्रश्न संख्या 13, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पास, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नामात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
14 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इन दोनों कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला कथन है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार अगर बात करें तो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से मतलब कि हुई कही जाएंगी। अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस प्रकार उपयुक्त कथनों में से केवल कथन पहला जो है सत्य है। 15 नंबर है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो याद रखिएगा, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वहां जहां वह बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां बोल तो सकता है लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकता। तो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वो वहां बोल सकता है, मतदान भी कर सकता है, लेकिन वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां बोल तो सकता है लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद, याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण के लिए लोकसभा में ही लाया जाता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद के नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 17 नंबर है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कौन? तो लोकसभा के सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी जो है सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। 18 नंबर है भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से क्या हो जाना है? दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना जरूरी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु अनुच्छेद 75(5) के प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा, अन्यथा 6 माह बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा, यानी 6 माह के बाद वो अपने पद से हट जाते हैं।
19 नंबर है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 25 वर्ष, यानी लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की जो उम्र है वही प्रधानमंत्री बनने के लिए भी उम्र है 25 वर्ष। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, आर्टिकल 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का होना अनिवार्य है, या 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना जरूरी है। अगर वह सदस्य नहीं है किसी सदन का, तो लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु और राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रश्न संख्या 20, प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति के द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा नामित व्यक्ति, यानी वह संसद सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तथापि लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। 21 है, अग्रलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? अग्रलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सकें। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। अनुच्छेद 75(5) में ये बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री कितने माह तक रह सकता है, कितने वर्ष तक रह सकता है? जो व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं है तो केंद्रीय मंत्री वो 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के बाद उसे किसी सदन का सदस्यता ग्रहण करना जरूरी है। 23 नंबर है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। कितने वर्ष या कितने माह बाद? तो 6 माह बाद, 6 मंथ बाद। 24 नंबर है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन के साथ साथ उच्च सदन का भी हो सकता है। यहां तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। 25 नंबर है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो बताइए, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है। 26 है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, यानी बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
यह एक संवैधानिक बाध्यता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 74(3) संविधान में नहीं है। 27 नंबर है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आर्टिकल 75(3) के अनुसार अगर बात करें तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, याद रखिएगा, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा के प्रति इसमें जो ऑप्शन है सही नहीं है। 28 नंबर है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सेम प्रश्न सेम जवाब। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपको मालूम है सही जवाब क्या होगा? तो लोकसभा के प्रति, ऑप्शन सही नहीं है। 29 है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आपको मालूम है लोकसभा के प्रति, यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30 है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 31, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को विचार करके बताइए कौन सा कथन सही है। पहला, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी सही जवाब हो जाएगा केवल पहला, ऑप्शन ए। 32 है, कथन ए कह रहा है कि भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। पहला कथन तो गलत है, आपको मालूम है। दूसरा कथन, कारण जो दिया गया है पर कारण जो है वो सही है, तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। कथन गलत है पर कारण सही है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन, यानी निम्न सदन मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। इसीलिए पहला गलत है, यानी कथन ए गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो अनुच्छेद जो है 75(5) के अनुसार 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन के सदस्यता इसे प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार कारण सही है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। तब तक आप जो है वीडियो को रिवीजन करते रहिए और हमें इजाजत दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज्वाइन, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए काफी मतलब कि महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए अति आवश्यक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।